चलिए, हो गया सबका। देखिएगा ध्यान से, आप किसी भी दो संख्या को, दो अंकों की संख्या को आप 3 बार लिख रहे हैं, है ना? तो ऐसी संख्या जो होती है हमेशा 10,101 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है? 10,101 से विभाजित होती है। ध्यान से याद रखिएगा, ध्यान से, कि अगर एक अंक को 2 बार लिखेंगे तो यह आपका 11 से विभाजित होगा। ठीक है? अगर आप दो अंकों की संख्या को 2 बार लिखिएगा तो यह संख्या AB से तो विभाजित होगा ही होगा, 101 से भी विभाजित होगा, है ना? और अगर आप दो अंकों की संख्या को 3 बार लिखिएगा, 3 बार लिखिएगा, तो आपका यह AB से तो विभाजित होगा ही होगा, 10101 से आपका विभाजित होगा। अगर कोई संख्या 3 अंकों की है ABC और इसको 2 बार लिख दिए तो यह संख्या जो होगा ABC से तो विभाजित होगा ही और 1001 से भी विभाजित होगा। और ये 1001 ऐसा संख्या है जो लगातार 3 अभाज्य संख्या का गुणनफल है। यानी कि कहने का मतलब वह संख्या जो है आपका 7 से भी विभाजित होगा, 11 से भी विभाजित होगा और 13 से भी विभाजित होगा। ये 7, 11, 13 को आपस में विभाजित गुना कीजिएगा तो 1001 हो जाएगा। तो 1001 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि 7 से भी विभाजित, 11 से भी विभाजित, 13 से भी विभाजित। और कोई एक अंक की संख्या को अगर 6 बार आपस में लिख दीजिएगा, है ना, तो यह तो आपका A से तो विभाजित होगा ही होगा, साथ ही साथ 111 से भी विभाजित होगा और 1001 से भी विभाजित होगा। अगर इस 111 को आप देखिएगा तो यह आपका 3 से भी विभाजित होगा, 37 से भी विभाजित होगा। और ये 1001 जो है वह 7, 11, 13 तो है ही। तो ये स्पेशल रूल है, इस पे बहुत सारा सवाल आता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सारा कॉन्सेप्ट डिवीजन का यहां से इस तरह के सवाल के लिए क्लियर हो जाएगा आपका। 7, 11, 13 3 लगातार अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है, जिसको आपस में गुना करने पर 1001 आएगा। आगे बढ़े। चलिए बताइएगा इसका। 10 बिल्कुल सही। देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है जो 6, 9 और 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसा छोटा से छोटा संख्या पहले ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 15 से विभाजित है। तो आप क्या कीजिएगा, वैसा दी गई संख्या का एलसीएम लीजिएगा। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा? 90। लेकिन 90 तो आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इस 90 में क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो क्या जोड़िएगा? 10 जोड़ दीजिएगा तो 100 बन जाएगा ना। 100 10 का स्क्वायर है आपका, तो कितना जोड़ना पड़ा? 10 जोड़ना पड़ा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना आया शेषफल? रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है। 8 आया। वेरी गुड। ध्यान से देखिए ना, ये 265 है
और होल पावर ये 4081, अब प्लस ये 9 है। इस पूरे को भाग दिए हैं कितना से? 266 से भाग दिए। आप सबसे पहले इस पावर वाले संख्या में भाग दीजिए। तो क्या करते हैं, बेस में भाग दीजिएगा 266 से, तो 265 में 266 से जब भाग दीजिएगा तो यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा? -1 आएगा। बिल्कुल सही बात। और यहां पर 9 में भाग दीजिएगा 266 से तो 9 ही आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। आप बताइए -1 पर पावर ये आपका क्या है, ऑड है कि इवन? ऑड है। तो -1 पर पावर ऑड हमेशा निगेटिव रिजल्ट देगा, तो ये तो -1 ही रह जाएगा। प्लस ये कितना है? 9 है, तो 9 - 1 कितना हो गया? 8 ही शेष फल बचेगा आपका, है ना? चलिए नेक्स्ट करेंगे। इसका आया 31/66। देख लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपको अगर √a गुना √b दिया रहे तो इसको आप लिख सकते हैं √ab लिख सकते हैं। और अगर आपको √a बटे में √b दिया रहे तो इसको भी आप लिख सकते हैं, एक ही रूट के अंदर में आप ले आके लिख सकते हैं। तो ऐसा कीजिए ना कि आप सभी को एक ही रूट के अंदर में लिख दीजिए। तो एक ही रूट के अंदर में लिखिएगा तो ये हो जाएगा 124। और ध्यान से देखिएगा, ऊपर में दशमलव के बाद यहां पर 2 अंक, अब 2 अंक यहां पर, 4 गो ऊपर में है और 4 गो नीचे में है, कट जाएगा कि नहीं? खत्म हो गया। तो दशमलव का झंझट खत्म। 124 गुने 279 बटे में ये कितना? 264 गुना ये कितना? 594। अब तो कटाने का कोशिश कीजिए। 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 छाके 24, 2 4 छाके 24। और ये 9 से कटेगा, 9 तिहाई 27, 1 9 छाके 54, 5 9 छाके 54। 31 गुना 31 यानी 31 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कीजिएगा तो 31 हो जाएगा। और 66 का स्क्वायर का अंडर रूट कीजिएगा तो 66 हो जाएगा। 31/66 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट। कितना आया? 55। वेरी गुड। दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक 120 है और संख्या 3 8 के अनुपात में। तो आप बताइए कि यहां पर 3 8 के अनुपात में मान लीजिए कि संख्या 3x है और 8x है, 8x है। तो इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे, काहे कि एलसीएम दिया हुआ है इसलिए एलसीएम निकालेंगे, तो ये आपका 120 के बराबर। एलसीएम आपका क्या दिया हुआ है? संख्या का 120 के बराबर। तो संख्या का योग ज्ञात करना है, यानी कि 8x + 3x 11x का वैल्यू आपको ज्ञात करना। ठीक है, आप बताइए तो यहां से इसका अगर एलसीएम निकाले तो कितना हो जाएगा? 24x बराबर 120 है। x का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। यानी कि आपका योग कितना हो गया? 11 गुने 5 कितना हो गया? 55 हो गया, है ना? तो बहुत ही सही आंसर है आपका, आसानी से निकल गया। तो ये सब सवाल मौखिकली कीजिए, क्या इस पे पेन नहीं उठना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। कितना आया? 60%। चलिए देखिएगा, एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपया कमाता है, ठीक है, और बोला क्या कि अपनी आय
का 80% खर्च कर देता है और जो शेष बचता है 20% बचता है। ठीक है, यदि आय 20% और व्यय 10% बढ़ जाए, यानी कि पहले जितना आय था उसमें 20% का बढ़ोतरी और पहले जितना खर्च कर रहे थे उसमें 10% का भी वृद्धि कर दीजिए, तो बचत में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। तो जैसे ही बचत में वृद्धि का प्रतिशत आपसे पूछ लिया ना, इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं रह जाता है। प्रतिशत आप कहीं कुछ भी डाटा से बनाइएगा तो प्रतिशत रिजल्ट वही आएगा। तो मान लीजिए ना, आप 100 रुपया आपका आय था, आय आपका कितना है 100 रुपया, ठीक है, उसमें से 80 रुपया खर्च कर देता है। खर्च आपके लिए कितना 80 रुपया, 80% का मतलब 80 रुपया खर्च कर दिए, तो बचत कितना हो गया, तो बचत कितना हो गया 20 का हो गया। अब सवाल के अकॉर्डिंग कहता है कि आय में 20% का वृद्धि, तो इसमें 20% का वृद्धि कर दीजिए, तो 100 में 20% का वृद्धि यानी 120 हो जाएगा। और व्यय में जो है 10% का वृद्धि कर दीजिए, 10% का वृद्धि कर दीजिए, तो 80 पहले था, अब 10% वृद्धि कीजिएगा तो 88। इसका मतलब हुआ कि 120 रुपया के आय में आप 88 रुपया खर्च कर दिए, तो बचत अब आपका कितना हो गया, इधर 12 20 32 हो गया बचत। तो आप बताइए ना, पहले 20 का बचत होता था, अब 32 का बचत हो रहा है, तो बचत में वृद्धि कितना का 12 का वृद्धि, तो 12 का वृद्धि कितना में 20 में, प्रतिशत पूछा है 100 में, तो कितना हो गया 60%, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। चलिए नेक्स्ट, ए नंबर। चलिए, लग रहा है डाटा से कि कैलकुलेटिव है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, यदि एक मूवी टिकट के मूल्य में 12.1/2% का वृद्धि हो गया, टिकट मूल्य में 12.1/2%, 12.1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/8 हो गया। और टिकट के बिक्री में भी, यानी कि जितना टिकट की संख्या है उसके बिक्री में 8.5% का वृद्धि हो गया। 8.5% का मतलब कितना हो गया 17/200। फ्रैक्शन वैल्यू जब कीजिएगा तो 17/200 होगा कि नहीं। तो कुल आय पर परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप बताइए कि टिकट का मूल्य है, यह एक टिकट का मूल्य जो है, टिकट मूल्य जो है आपका, अगर शुरू में 8 था तो वृद्धि कितना से हो गया 1 से वृद्धि हो गया, तो बाद में वृद्धि जो हो गया वह 9 हो गया, 1 से वृद्धि 9 हो गया एक टिकट का मूल्य। अब देखिएगा टिकट का बिक्री, यानी कि संख्या, टिकट का संख्या जो हुआ, पहले 200 टिकट बेचते थे, अब 17 टिकट और ज्यादा बेचिएगा। काहे कि 17 टिकट और ज्यादा बेचिएगा तो कितना हो जाएगा 217 टिकट हो जाएगा। आप बताइए उसका आय कितना हो गया। तो एक टिकट का मूल्य 8 रुपया, तो 200 टिकट बेचे तो 1600 रुपया। अब एक टिकट का मूल्य 9 है और टिकट की संख्या भी ज्यादा हो गई, तो 9 सत्ते 63 और 9 एकम 9 6 15 और 9 दूना 18 और 1 19, यानी कि 1953। नहीं जी, पहले 1600 आय था, अब 1953 उसका आय था। आय कितना से बढ़ गया 353 से बढ़ गया, है ना। तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए, प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए आप आय में। 353 बढ़ रहा है
कितना में? 1600 में अगुना 100, डबल जीरो कट जाएगा। अब देखिएगा 16 दूना 32 और 16 दूना 32, जैसे ही आएगा तो 22.2 ऑप्शन में, लेकिन आप यहां पर 10 आ जाएगा तो जीरो आ जाएगा ना, तो 0 पॉइंट इतना ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका, है ना। तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। लास्ट में आप कभी भी सवाल बनाते हैं ऑप्शन पे जरूर एक नजर डालिए, उसमें कहीं ना कहीं आपका समय का बचत हो जाएगा। एनटीपीसी का ध्यान में रखते हुए मंडे से जो टेस्ट होगा आपका, उसमें एडवांस का नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा देंगे, है ना। अब देखिएगा इसका कोई किए हैं 1200 आया। चलिए ध्यान से देखते हैं। एक चुनाव में मतदाता सूची में, ये देखिएगा इस तरह का सवाल अभी हाल फिलहाल आपका एग्जाम में आया, और ये सवाल आपके नोट में भी दिया हुआ है, जो बुक का मटेरियल आपको देते हैं फाउंडेशन बैच में। सेम टू सेम तो नहीं है, लेकिन इसी तरह का डाटा है ना। सवाल का कॉन्सेप्ट वही है आपका जो बुक में दिया हुआ है। तो एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 15% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला। मान लीजिए कि टोटल वोटर की संख्या जो है, लाइट कट गया क्या? कभी कभी हल्का फ्लक्चुएट जैसे ही करता है ना तो ऑफ हो जाता है, जबकि साइन वेव इन्वर्टर है फिर भी। कितना नंबर सवाल था? चलिए ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 15% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। अगर मतदाता सूची में टोटल वोटर की संख्या 100 है, अगर 15% नहीं डाला तो कितना डालना? 85% वोटिंग हुआ है ना। 85% जो है आपका वोटिंग हो गया, ठीक है। 100 मतदाता
उसमें से जितना वोटिंग हुआ 100 मतदाता अपना मतपत्र खाली छोड़ा। मतपत्र खाली छोड़ने का मतलब क्या, उसका वोट जो है इनवैलिड हो जाएगा, काउंट नहीं होगा, तो 100 आपका माइनस हो जाएगा। लेकिन ये तो एग्जैक्ट डाटा है, अभी जो डाटा हम लोग कर रहे हैं मान रहे हैं, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड कर लीजिए। केवल 2 ही उम्मीदवार राम और श्याम है, ठीक है, उसमें विजेता कौन बना है, राम है। उसको मतदाता सूची में सभी मतदाताओं में से 69% समर्थन प्राप्त था। तो आप बताइए इसी में से ना राम और श्याम को मिला होगा, एक राम है और एक श्याम है, तो आपको राम विजेता है। तो मतदाता सूची में 100 उम्मीदवार है, तो इसका कितना प्रतिशत मिला राम को, 69%, यानी कि ये 69 मिला। तो अगर यानी कि 85 में से ही ना 69 मिला, तो श्याम को शेष कितना मिला होगा, घटा दीजिए, 6, 7 में से 6 गया 1, इतना ही मिला होगा। आप बताइए कहता क्या है कि श्याम से 630 वोट अधिक मिला, राम को श्याम से 630 वोट अधिक मिला। अभी आप देखिए तो कितना वोट अधिक मिल रहा है, 53 वोट मिल रहा है, जबकि सवाल में दिया हुआ है क्या, 630 वोट अधिक मिला। अब यहीं पे रुक जाइए, ये 630 में तो ये भी शामिल है ना, भी लिए हैं, क्या कि इसको तो हटाए नहीं है, तो इस यहां से आप माइनस कर दीजिए 100 को, तो ये कितना हो गया, 530। अब बताइए कि ये कितना गुना है, 10 गुना। तो वोटर लिस्ट में जो 100 मतदाता था माने थे, इसका 10 गुना ले लीजिए ना, 1000 मतदाता हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। क्लियर है? आ जाएगा लाइट, घर बनाना नहीं। स्टूडेंट लाइफ में ये सब बहुत नॉर्मल चीज है। देखिएगा कितना आया, 3080। देख लेते हैं, किसी वस्तु को 16% के हानि पर बेचते हैं, यदि वह वस्तु को 660 रुपया और अधिक में, यानी कि पहले से 660 रुपया अधिक में बेचते, तो उसको कितना लाभ हो जाता, 12% का लाभ। यानी कि 660 रुपया अधिक बेचने पर, कहने का मतलब 16% हानि और 12% लाभ के बीच का अंतर है, ये है कि नहीं। लाभ और हानि के बीच का अंतर कैसे निकालते हैं, लाभ में से घटा दीजिए 16 को, 16 हानि है तो इसको माइनस में डिनोट करते हैं, तो लाभ और हानि को आपस में जब घटाते हैं, अंतर लेते हैं, तो ये दोनों जुट जाता है ना, तो 16 12 कितना हो गया, क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट, उसे 8% का लाभ होता है, कितना में, 660 रुपया अधिक में बेचने पर। तो आप बताइए ना कि 16% का हानि और 8% का लाभ का अंतर कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। ये 24% कितने के बराबर, 660 के बराबर। तो आपसे पूछा है उसे 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 12% का लाभ करने के लिए कि 112% का वैल्यू निकाल लीजिए आप, है ना। तो आपका हो जाएगा 660 बटे में 24 अगुने 112, है ना। ये आप कटाइएगा तो 4 से कटेगा क्या, 4 छा के 24, 4 दूना 8, 4 अठे 32, 6 से 11 बार में 110, ये हो जाएगा 28 से कम 28, बाकी 2, 28 से कम 28, 2 30, 1 जीरो बिठा दीजिए, 380 रुपये, है ना। क्या,
तब तो 1600, तब तो आपका 84% का वैल्यू 660 हो जाता। अगर अधिक नहीं रहता तो समझते कि 16% का हानि कब होता है, जब 660 रुपया में बेचते हैं तो 84% का वैल्यू हो जाता है आपका, है ना। तो नहीं, तो ये सवाल ही फिर चेंज हो जाता है ना। तो आपसे पूछता कि 12% के लाभ बेचने के लिए कितना बिक रहे मिलते, फिर 112% निकाल लेते आप। ए नंबर, अब देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य एमपी जो है 800 रुपया है, इसे 19% छूट पर बेचा जाता है और 8% का लाभ होता है। जब भी छूट और लाभ प्रतिशत दिया रहे तो आप ब्रह्मास्त्र लगाते हैं। लाभ डिस्काउंट वाले चैप्टर में बताए थे आपको। तो वस्तु के लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य किया गया, इस 800 को नहीं भी कंसीडर कीजिएगा तो कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं है। कहे कि आपसे प्रतिशत में आपसे आंसर पूछा गया, कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया। तो जब भी आपको छूट और लाभ प्रतिशत दिया रहे तो सीपी और एमपी का रेशियो निकालने का आपको ब्रह्मास्त्र तरीका बताए थे कि छूट जो है आप सीपी पर दे दीजिए तो 100 माइनस 19 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 81। और लाभ जो है एमपी पर दे दीजिए तो 100 में 8 जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 108। अब सीपी आपका 81, एमपी 108, तो कितना अधिक अंकित किए, 27 अधिक अंकित किए आप, है ना। तो प्रतिशत अधिक कितना होगा, 27/81 अगुना 100। तो ये कितना हो गया, 27 से कम 27, 27 दिया 100, तो कितना हो गया 33.1/3% अधिक अंकित किए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है ना। तो जब भी आपका छूट दिया रहे और लाभ दिया रहे तो ये 100 माइनस डी प्रतिशत होता है और ये आपका 100 प्लस प्रतिशत लाभ, या हानि है तो माइनस का लॉस। ये फॉर्मूला आप लगाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं। प्रतिशत वैल्यू पूछा है ना, तो इस 800 से कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं। यहां 800 से कंपैरिजन कीजिएगा तो फिर आप ज्यादा कैलकुलेशन में चले जाइएगा, है कि नहीं। तो जब भी प्रतिशत वृद्धि पूछेगा कितना प्रतिशत अधिक अंकित किए हैं, तो आप कोई ना सीपी का वैल्यू लीजिए ना एमपी का वैल्यू दीजिए, क्या कि प्रतिशत वैल्यू आपका किसी भी वैल्यू पर उतना ही आएगा। ए नंबर, देखिए ना, एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक दर से एक निश्चित समय टी वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज जो है वह धनराशि का 9/16वें भाग के बराबर है। इसका मतलब समझिएगा, धनराशि का 9/16वें भाग के बराबर कौन है, एसआई है। यानी कि अगर 16 आपका मूलधन है तो 9 आपका एसआई है, 9 आपका एसआई है। तो एसआई आपको दे दिया 9, मूलधन आपको दे दिया 16, रेट आपको दिया हुआ है आपका 9%, तो समय नहीं निकल जाएगा टी का मान। तो टी बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100, तो 9 गुने 100 बटे में मूलधन है 16 गुना दर है आपका 9, 9 से 9 कट जाएगा, 1/16 बेसिक फ्रैक्शन होता है 6.1/4 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान से देखिएगा, जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम एक बैंक में कुल 52,500 रुपया जमा किया। आप देखिए, वह जोसेफ जो है अपने 2 बेटी के लिए
52,500 रुपया जमा किया, है ना। एक बेटी का नाम ए दे दीजिए, एक बेटी का नाम बी दे दीजिए, ठीक है। और इस तरह का बेटी इस तरह से जमा किया कि दोनों बेटी जब अपना अपना 18 साल पूरा करेगी तो उसे बराबर रकम बैंक की तरफ से मिलेगा, है ना। तो बैंक की तरफ से तो मिश्र धन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, मूलधन के साथ आपका सीआई भी मिलेगा। तो आप बताइए, ये अगर 15 साल की है तो इसको 18 साल पूरा होने में कितना समय लगेगा? 3 साल लगेगा। और बड़ी बेटी 16 साल की है तो इसको 18 साल होने में कितना समय लगेगा? 2 साल लगेगा। दोनों को जो प्राप्त मिश्रधन है वह आपस में बराबर है। तो आप बताइए मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन, मान लीजिए कि ए को, पहले बेटी को ए रुपया मिला और दूसरे बेटी को बी रुपया मिला, तो मूलधन इंटू 1 प्लस कितना के रेट से? 10% के रेट से, 10/100। और ये 18 पूरा होने में कितना समय? 3। ये बराबर होगा बी को जो राशि मिला 1 प्लस इसको भी 10% के रेट से, ये 2 साल में हो जाएगा। आप बताइए कि ये कितना हो गया? 11/10 का क्यूब, ये 11/10 का स्क्वायर। तो आप बताइए कि यहां से अगर b/a करें, b/a करें तो इधर जाके ये घट जाएगा ना, घटेगा तो कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 11/10 बचेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर छोटी बेटी ए थी और बड़ी बेटी बी है, छोटी बेटी को 10 रुपया मिलता है तो इसको कितना रुपया मिलता है? 11 रुपया इसके नाम से बैंक में जमा होता है। टोटल बैंक में जमा की गई अनुपातिक राशि 21 हो गया, जबकि सवाल में दिया हुआ है कितना? 52,500, है ना। तो ये इसका कितना गुना होगा यह बताइए तो। 21 दूना 42, 25 गुना, 2500 गुना, 2500 गुना। आपसे क्या पूछा है? जोसेफ ने अपने छोटी बेटी जो 15 साल की है और उसका नाम क्या है? ए। तो ए के लिए यानी कि 10 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है, 2500 गुना यानी कि 25,000, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का अच्छा सवाल था। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक बल्लेबाज एक पारी में 4 रन से शतक से चूक जाता है। 4 रन से शतक से चूका तो कितना रन बनाया? 96 रन बनाया, है ना। इस पारी में उसने रन कैसे कैसे बनाया है वह दिया है। छक्का लगाया है, चौका लगाया है, 3 रन दौड़ा है, 2 रन दौड़ा है और 1 रन दौड़ा, और इसका अनुपात है 1, 3, 2, 7, 10। इस तरह से बनाए गए रन का अनुपात कितना है? 1, 3, 2, 7, 10। आप देखिएगा छक्का से जो रन बनाया है उसको 6 मान लेते हैं। चौका से जो बनाया है तो एक बार चौका बनाएगा तो 4 रन मिलेगा। 3 रन एक बार में दौड़ा है तो 3 रन मिलेगा। 2 रन दौड़ा है तो 2 रन मिलेगा। 1 रन दौड़ा है तो 1 रन मिलेगा। इस सारे तरीके से बनाए गए रन का अनुपात जो है वह 1 है। ये कितना है? 3 है। ये कितना है? 2 है। ये कितना है? 7 है। ये कितना है? 10। यहां से रन का अनुपात निकल के आ जाएगा। हम आपसे बोले कि आप पूरे मैच में अपने इनिंग में 1 छक्का मारे तो छक्का के द्वारा कितना रन बनाए? 6 रन बनाए। हम आपसे पूछे कि आपके अपने इनिंग में 3 गो चौका मारे तो चौका के द्वारा कितना रन बनाए? 12 रन बनाए।
हम आपसे बोले कि 3 रन जो है 2 बार दौड़े तो कितना रन बनाए तिग्गी से? 6 रन। हम बोले कि 2 रन जो है आप 7 बार दौड़े हैं तो 14। और सिंगल जो है आप 10 बार दौड़े हैं तो 10 रन बनाए। तो इस तरह से अनुपात में देखिए तो टोटल रन कितना हो गया? 18, 6, 24, 10, 34, 24, 10, 34 और 14, 48। जबकि सवाल में दिया हुआ है वह शतक से 4 रन चूक जाता है, यानी कि 96 रन बनाया। तो ये इसका कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया। आप बताइए कि आपसे पूछा क्या है कि 1 रन में के रूप में कुल कितने रन बनाए? तो 1 रन के रूप में 10 रन यहां अनुपात में दिख रहा है, तो इसका 2 गुना ले लीजिए तो कितना हो गया? तो ये नया टाइप का सवाल है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम से बन गया, लेकिन इस तरीके से बनाइएगा ज्यादा सही रहेगा, इजी भी पड़ेगा। तो रेशियो का ये थोड़ा नया टाइप का सवाल है। चलिए नेक्स्ट करें। देखिएगा, सेना के एक शिविर में 500 सैनिक छात्र के लिए 25 दिन का भोजन व्यवस्था है। अगर 500 सैनिक 25 दिन तक खाएगा तो भोजन टोटल कितना हो गया? 500 गुने 25। इसी भोजन को के लिए अगर पहले दिन से ही 125 छात्र और आ गया, छात्र सेना शिविर में और शामिल हो जाते हैं, तो भोजन कितने दिन तक चलेगा? तो 500 से 125 बढ़ गया ना, तो 625 हो गया। और समय कितना लगेगा यही निकालना है। तो 25 से 25 बार में, आप 25 से 20 बार में, तो कितना दिन तक चलेगा? 20 दिन तक चलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा, चीनी के 700 ग्राम बिलियन में चीनी की मात्रा कितनी है? 60% है। अब बिलियन में चीनी की मात्रा 75% करने के लिए, पहले 60% था, अब चीनी की मात्रा बढ़ाना है, 75% करना है, तो और चीनी मिलाना पड़ेगा। तो पूछा है कि कितना और चीनी मिलाएंगे। तो जब भी आप इस तरह का सवाल आए, कोई भी चीज शुद्ध चीज मिलाया जाता है, या तो चीनी मिलाते हैं तो शुद्ध चीनी, या पानी मिलाते हैं तो शुद्ध पानी, या दूध मिलाते हैं तो शुद्ध दूध। तो आप बताइए कि पहले जो विलियन 700 ग्राम था उसमें चीनी की मात्रा कितनी? 60%। मिला जो रहे हैं चीनी, तो खाली चीनी नहीं डाल रहे हैं, उसमें तो पानी वगैरह नहीं ना है, तो 100% शुद्ध चीनी आप डालें। जब दोनों मिल गया तो उसमें चीनी की मात्रा कितनी? 75 हो गया। तो ये एलिगेशन लगाइएगा, तो ये शुरू में जो विलियन है उसका मात्रा, और ये जो रिप्लेस किए हैं चीनी उसका मात्रा निकल के आएगा। तो आप बताइए ये कितना हो गया? 25। ये कितना हो गया? 15। आप बताइए अनुपात छोटे रूप में, 25 25, 5 तिहाई 15। तो 5 यूनिट शुरू में जो बिलियन की मात्रा है वह 700 ग्राम है। तो 5 यूनिट कितने के बराबर? 700 ग्राम के बराबर। तो ये इसका कितना गुना? 140 गुना। तो 140 गुना ये भी होगा, तो कितना ग्राम हो जाएगा जी? 420 ग्राम आप चीनी मिलाइएगा तो 75% चीनी हो जाएगा, है ना। तो एलिगेशन से बहुत आसानी से बन जाएगा, रेशियो से भी बनता है, लेकिन एलिगेशन में आपका कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है मिश्रण का। किसी बर्तन में टोटल दूध जो है 25 लीटर दूध है। शुरुआत में शुद्ध दूध रखा हुआ है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है।
इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। अच्छा, 25 लीटर में से 5 लीटर दूध निकाले, आप 5 लीटर पानी निकाल दिए, तो मिश्रण के टोटल वॉल्यूम पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो 25 लीटर का 25 ही लीटर रहा। आप बताइए कि कितना लीटर शुरुआत में दूध निकालते हैं? 5 लीटर। टोटल कितने में से? 25 में से। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 1/5, यानी कि अगर आपका 5 लीटर मिश्रण है, शुरू में दूध अगर 5 है, तो 1 निकालने के बाद जो शेष बचा वह कितना बचा? 4 बचा। यह प्रक्रिया पुनः 2 बार और दोहराई गई, यानी कि 2 बार और, तो फिर 5 से 4 होगा, अब फिर 5 से 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 125 और ये हो गया 64। आप बताइए 125 यूनिट शुरुआत में कितना लीटर के बराबर? 25 लीटर के बराबर। तो ये इसका कितना गुना? 1/5 गुना। तो शेष दूध जो बचा है, अब उस बर्तन में कितना दूध है यह पूछा है, तो शेष दूध जो है 64 लीटर यहां दिख रहा है, तो उसका 1/5 गुना ले लीजिए। तो ये 1/5 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 1, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 12.8 लीटर शेष दूध बचा है ना। कहीं कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, रेशियो से बना लीजिए। लाइन आज कसमें खा लिया है क्या? हो गया? कोई बात नहीं। अब देखिएगा, 65 पुरुष का एक समूह की आयु औसत जो है 32 वर्ष है। ठीक है, टोटल आपके समूह में कितना पुरुष है? 65 पुरुष है। 65 पुरुष का औसत आयु देखा गया कि यह 32 वर्ष है ना। 5 गो और पुरुष शामिल हो जाता है, 5 पुरुष, नया पुरुष 5 गो आ गया। ठीक है, तो अब जो है टोटल 70 पुरुष, उसका औसत आयु कितना हो गया? 34 हो गया। सब मिलाकर ये 65 प्लस 5 मिलाकर 34 हो गया, टोटल औसत आयु हुआ है। फिर बाद में शामिल हुए उन 5 पुरुष का औसत कितना होगा यह निकालना है। 5 पुरुष का औसत आयु, तो पहले 5 पुरुष का अगर टोटल आयु पता चल जाए तो उसमें 5 से भाग दे दीजिएगा, औसत आ जाएगा। तो अगर आप जनरल तरीका से बनाइएगा तो सवाल में कैलकुलेशन हो जाएगा, डेविएशन लगाइएगा तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। आप कंपैरिजन कीजिए, ये 34 है, ये 32 है, कम है कि ज्यादा है? ये कितना से कम है? 2 से कम है। अगर औसत में 2 से कम है तो टोटल में कितना से कम है? तो 65 से गुना कर दीजिएगा, तो ये कितना कम है? 110 कम। अगर आप बताइए, अब 65 गुना 2 कितना हो जाएगा? हाँ, 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 0 होना चाहिए। -130 है तो ये पूरा का पूरा 130 पांचों पुरुष का टोटल आयु होना चाहिए। तो पांचों पुरुष का टोटल आयु प्लस 130 होना चाहिए, तो औसत आयु कितना होना चाहिए? 5 से भाग दे दीजिए, तो ये 5 दूना 10, 3 5 6 के 30, तो 26 होना चाहिए। 26 पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव, यानी कि जो टोटल आयु ये औसत था उसमें 26 जाके जुट जाएगा। तो 34 अब प्लस 26 कितना हो गया? तो 5 पुरुष का औसत आयु कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कल जो औसत का सवाल था डेविएशन से क्यों नहीं बनाए, नजर नहीं गया। हम लोग का एक था x, एक दूसरा पारी था x प्लस 16 था ना, तो दोनों मिलाकर आपका प्लस 22 होना चाहिए। तो x प्लस 16 मिलाकर कितना होना चाहिए?
+22 होना चाहिए। तो वहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 घट जाएगा तो 6x का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो जाके 3 उधर जुड़ जाएगा तो वही आपका 12वां पारी का रन हो जाएगा, है ना। उसको कर लीजिएगा। तो डेविएशन से देखे कहीं आपको कैलकुलेशन हुआ नहीं हुआ ना। अगर जनरल तरीका से बनाइएगा तो पूरा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, है ना। तो इस पे कमांड कीजिए, पूरा औसत इसी पे हम लोग पढ़े हैं फाउंडेशन में। देखिएगा, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। समय का रेशियो बोला है, ए और बी का रेशियो। अगर समय का बात करें तो ए जो है बी से 2 गुना समय लेता है, बी अगर 1 समय लेता है तो ये 2 समय। तो समय का उल्टा होता है कि नहीं, कार्य क्षमता यानी कैपेसिटी, तो यानी कि 1 और 2 का रेशियो। अब ए का कंपैरिजन सी से किया कि सी से यह 3 गुना समय लेता है, तो ए जो है सी से 3 गुना समय लिया, तो यानी कि सी अगर 1 समय लेता है तो ए 3 समय लेगा। और समय का उल्टा कैपेसिटी होता है, तो ये 1 का कैपेसिटी है, ये 3 का कैपेसिटी। ए जो यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए ए बी सी का कार्य करने का क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करे तो वह 8 दिन में कार्य को पूरा करता है। अगर तीनों एक साथ मिले तो आप देखिए एक दिन में कितना कार्य होगा, 3 2 5 1 6 कार्य होगा। और 8 दिन तक कार्य करेगा तीनों मिलकर, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 6 गुना 8 48 आपका टोटल वर्क हो गया, है ना। तो आपसे क्या पूछा है, ए बी सी के द्वारा लिया गया समय क्या होगा, कार्य को पूरा करने में ए बी और सी तीनों मिलकर अगर कार्य करे तो कितना लेगा आपका। अच्छा, अलग अलग कार्य करे तो आप बताइए कि टोटल वर्क आ गया 48, तो एक के कैपेसिटी से ये 48 काम करेगा, तो ये कितना दिन में करेगा, 48 दिन में करेगा, है ना। बी अगर 2 के कैपेसिटी से 48 काम करे तो 24 दिन में करेगा, और सी 3 के कैपेसिटी से 48 काम करे तो 16 दिन में करेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 48 24 16, ऑप्शन नंबर डी आपका सही। तो आसान ही सवाल था। चलें नेक्स्ट करेंगे। इसका कोई किए हैं, चलिए कोई बात नहीं। देखिएगा, 2 पाइप है ए और बी, एक टैंक को क्रमशः 20 और 30 घंटा में भर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ए जो है अकेले अगर टैंक को भरना चाहे तो 20 घंटा में भर सकता है, अब बी उसी टैंक को अगर अकेले भरना चाहे तो 30 घंटा में भर सकता है। आप बताइए कि अगर टैंक का क्षमता यहां से निकालिएगा तो यह कितना हो जाएगा, 60। ए का भरने का क्षमता कितना, 3, बी का भरने का क्षमता कितना, 2 हो जाएगा। टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक 1/3 भर जाता है, यानी कि 60 का 1/3 भर गया, यानी कि 20 भर गया, तो एक रिसाव विकसित होता है। जब 20 भर गया ना, तो वहां से एक निकासी नल समझ लीजिए छेद हो गया होगा, वहां से रिसाव होने लगा। रिसाव के माध्यम से दोनों पाइप के आपूर्ति किए गया 1/4 पानी बाहर जाता है। आप बताइए कि अगर 4 पानी उसमें भरा हुआ है तो 1 पानी उसमें से निकाल दिया गया, है ना। आप बताइए, अच्छा ये पहले हमको बता दीजिए कि 20 यूनिट भरने के लिए कितना समय लगा इसको, है? तो 20/5, अभी तक तो अपने क्षमता के हिसाब से कर रहा है, तो 4 घंटा का समय यहां पर 20 इकाई पानी भरने में लग गया।
अब जो है रिसाव होने लगा, रिसाव होने के कारण 1/4 पानी बाहर निकल जाता है, यानी कि 1/4 से उसका क्षमता जो है घट गया। तो 1/4 से घट गया तो अब उसका क्षमता कितना रह गया? 3/4 ही रह गया। किसका? टोटल का। तो टोटल पहले इसका क्षमता कितना था? 3 + 2 5। अब जो है रिसाव के कारण उस दोनों पाइप का क्षमता जो हो जाएगा 15/4। आपको टोटल कितना भरना है? 20 भर दिए तो अब 40 ही ना भरना है। 40 इकाई भरने में कितना समय लगेगा ये बताइए तो। अब तो इस 40 इकाई को भरने के लिए इस क्षमता से तो नहीं करेगा, वो किस क्षमता से करेगा? 15/4 के क्षमता से करेगा। तो आप बताइए ना, 40 को टोटल वर्क करना है 15/4 के क्षमता से, तो 4 ऊपर चला जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 अठे 40, 8 चौके 32/3, यानी कि 10.2/3। तो 4 घंटा यहां और 10.2/3 घंटा यहां, टोटल टाइम कितना लग गया? 14.2/3 घंटा लग गया, है ना। तो सवाल बहुत जबरदस्त था ये। नहीं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा सवाल आपको मिलना चाहिए। टेस्ट का मतलब क्या है ना? अच्छा सवाल मिलेगा तो जरूर सीखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। हो गया। चलिए देखिएगा, मानव ए से प्रारंभ करता है, 29 घंटे में स्थान बी पर पहुंचता है। ए से बी तक पहुंचने में टोटल समय कितना लगा? 29 लगा। वह 2/9 दूरी, यानी कि टोटल अगर 9 दूरी है तो उसमें से 2 जो है वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, टोटल दूरी 9 है, 9 में 2 दूरी जो है वह 9 के रफ्तार से चला, और शेष दूरी जो बचा आपका 7 दूरी वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है यह पूछा। ऐसे तो आपका समय का इक्वेशन बनेगा, लेकिन अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में रहते आपके जगह पे तो हम पूरा सॉल्व नहीं करते। टोटल दूरी 9 के मल्टीपल में आना चाहिए। देख लेंगे ना टोटल दूरी 9 के मल्टीपल में कौन सा ऑप्शन है। 9 का क्या नियम है? 7 3 10 6 16, ये तो नहीं होगा। 8 2 10, ये भी नहीं होगा। 4 3 7 2 9, ये हो जाएगा आपका 9 के मल्टीपल में, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए। कितना देर लगेगा, है ना। तो ये सारा तरीका आपको आना चाहिए, तभी आप एकदम कंपीट कीजिएगा अच्छे स्टूडेंट को। चलिए नेक्स्ट। ऐसे अगर इक्वेशन बनाइएगा तो किस चीज का इक्वेशन बनाइएगा? टोटल आपको समय दिया हुआ है तो समय का इक्वेशन बना लीजिएगा। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल, है ना। तो मान लीजिए कि टोटल दूरी 9x है, तो उसमें से 2x की दूरी बटे में 9 की चाल से, प्लस शेष दूरी 7x की दूरी 12 के चाल से, ये बराबर कितना? 29। यहां से x का वैल्यू निकालिएगा, फिर 9 इंटू एक्स हो जाएगा वह। देखिएगा, संजना स्थिर जल में 9 किलोमीटर की चाल से नाव चला सकती है, यानी कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ नाव की चाल है, x का वैल्यू दिया हुआ, और धारा की चाल हम लोग y मानते हैं, है ना। उसे एक नदी में धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत नाव चलाकर एक निश्चित दूरी तय करने में, और धारा के अनुकूल नाव चलाकर उसी दूरी को तय करने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। यानी कि जब धारा के विपरीत नाव चलती है तो उसको 2 गुना समय लगता है। किससे?
जब धारा के अनुकूल चलते हैं, है ना। जिसमें आपका दिया हुआ है क्या, धारा की चाल दी हुई है, सॉरी नौ की चाल दी हुई है, तो धारा की चाल निकालना है। तो आप धारा के प्रतिकूल चलिए या अनुकूल चलिए, दूरी तो उतना ही चलिएगा, है ना। तो दूरी का इक्वेशन बना लीजिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो धारा के अनुकूल चलते हैं तो x प्लस वाई, है ना, अगुना, मान लीजिए कि एक समय लगता है, बराबर धारा के विपरीत चलते हैं तो x माइनस वाई, इसमें इसका दोगुना समय लगता है तो 2 हो गया। x का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 9। x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 9, यहां से y का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 9 प्लस वाई बराबर 18 प्लस माइनस 2y, 3y बराबर 9, तो y बराबर कितना, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही, है ना। तो धारा के अनुकूल चलिए या प्रतिकूल चलिए, दूरी तो उतना ही तय कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिएगा, यह भी ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा सवाल है। आप बताइए, ये आपका साइन x प्लस साइन वाई और ये आपका साइन x माइनस साइन वाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा कि नहीं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ए स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर x, अब माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर y हो गया बटे में। अब ध्यान से देखिए, नहीं वही नहीं होगा, यहां y में से x को घटाएं तो इसको तो लिख सकते हैं cos y प्लस cos x, प्लस वाले को तो उल्टा सीधा कुछ भी लिखेगा वही होगा। तो यहां पर तो माइनस किए हैं आप, y में से x घटाएं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसमें भी लगेगा, लेकिन यहां पर जो आएगा फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर y माइनस cos स्क्वायर x आ जाएगा। आप हमें एक चीज बताइए कि अगर हम आपसे पूछें कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का वैल्यू बताइए तो कितना, 1 होता है। बिल्कुल सही बात आप बोले। हम आपसे पूछें यही चीज y के टर्म में, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y कितने के बराबर, ये भी 1 के बराबर। तो अगर आपका राइट हैंड साइड बराबर हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x जो होगा वह बराबर होगा साइन स्क्वायर y अब प्लस कॉस स्क्वायर y के। साइन स्क्वायर x और साइन स्क्वायर y को इधर लेके आ जाइए तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर x को उधर लेके चले जाइए तो कॉस स्क्वायर y माइनस कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। क्या साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y के जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर y माइनस कॉस स्क्वायर x, और नीचे भी वही है तो कट के कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा सवाल था। हाँ, भगवान का नाम लेके ऐसे सवाल में 1 मार सकते हैं। हाँ, मार दीजिए, एकदम ठीक है। देखिए, भाग्य भी साथ देता है बहादुर का ही, है ना। ऊपर नीचे कटने पर तो आप समझ लीजिए, जब भी ऊपर नीचे दिया हुआ है तो 0 तो नहीं होगा, इतना तो तय है कि नहीं, या तो 1 होगा या तो फिर और दूसरा कुछ होगा। तो अधिकतर केस में 1 पर इस सब सवाल में लिया जा सकता है आपका रिस्क। अब ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में AB और BC आपस में बराबर है। ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज ABC है आपका,
ये त्रिभुज एबीसी है और एबी और एसी बीसी आपस में बराबर है, यानी कि दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। ये मान लीजिए कि ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी और बी सी आपस में क्या है? बराबर है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है। पी क्यू आर क्रमशः भुजा ए बी बी सी और ए सी का मध्य बिंदु है। देखिएगा, तीनों भुजा का मध्य बिंदु ले लीजिए। ए बी का मध्य बिंदु कौन है? पी है। क्यू जो है किसका मध्य बिंदु है? बीसी का मध्य बिंदु है। क्यू बीसी का मध्य बिंदु हो गया और एसी का मध्य बिंदु कौन है? आर हो गया। यदि पी आर 5 सेंटीमीटर है, यानी कि यह आपका कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछा है? क्यू आर की लंबाई, तो यानी कि यह लंबाई पूछा है ना, ये लंबाई पूछा है। तो अगर हम इसको भी मिला दें तो ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। आपका मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि यदि दो भुजा के मध्य बिंदु को आपस में मिलाएंगे तो वह तीसरी भुजा का आधा होता है और ये दोनों भुजा आपस में पैरेलल होती है। तो इसका ये आधा है, आधा होने पर ये 5 है। तो आप बताइए कि ये टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। 10 हो गया कि नहीं? आप हमें ये बताइए कि ये 10 है, यानी कि बीसी 10 है, तो एबी भी 10 होगा कि नहीं? तो यानी कि ये 10 हो गया। फिर से मध्य बिंदु प्रमेय लगाइए। इस एसी का मध्य बिंदु आर, बीसी का मध्य बिंदु क्यू, आर क्यू किसके बराबर, किसके आधा होगा? एबी का आधा होगा। एबी कितना आया? 10। तो 10 का आधा कितना? 5। तो मिड पॉइंट थ्योरम से यह सवाल बन गया, 5 सेंटीमीटर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट। कितना आया? 7। देखिए ना, किसी वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया। तो वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज ही पहले खींच दीजिए और उसके अंदर में क्या कीजिए? एक वृत्त खींच दीजिए जो चारों भुजा से होकर टच होकर गुजरती है। ये ए बी सी डी है, ये ए बी सी डी है, ठीक है। ए बी 8 सेंटीमीटर है ना। बीसी आपका 7 है, सी डी 6 है। तो आप बताइए एडी की लंबाई। तो जब भी आपका किसी चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त हो, वृत्त चारों भुजा को टच करती हो, तो आमने सामने के भुजा का योग क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो आमने सामने का योग कितना हो गया? 8 + 6 14। तो 7 में क्या जोड़ेंगे कि 14 हो जाएगा? 7 जोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो कभी भी चतुर्भुज के अंदर अगर एक वृत्त खींचा गया हो तो आमने सामने के भुजाओं का योग जो होता है वह आपस में बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा, एक आयताकार टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा है और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। कुछ इस तरह का आयत है, एक आयताकार टुकड़ा है और आयताकार टुकड़ा जो है ये 50 सेंटीमीटर लंबा है और ये 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। यदि कागज को, ये कागज है आपका, चौड़ाई के साथ लपेट दिए और बेलन बना दिए, तो चौड़ाई के साथ लपेटेंगे तो चौड़ाई आपका फोल्ड होगा। तो चौड़ाई जैसे ही फोल्ड होगा ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा।
तो यानी कि यह आपका फोल्ड होके कुछ इस तरह से बनेगा कि नहीं? तो बनेगा तो इस आधार का ये परिमिति ये हो जाएगा कि नहीं? यानी कि ये 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। और ये बेलन जो बनेगा यह आपका हाइट हो जाएगा कि नहीं बेलन का? यहां 22 जो होगा आपका 2 पाई r के बराबर, तो यहां से r का वैल्यू निकाल लीजिए। 22 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2 पाई r, 2 पाई r। तो 22/7 है, तो 22 से 22 कट गया, यहां बटे में 7 आएगा, तो r बराबर कितना हो गया? 7/2 हो गया। तो क्या पूछा? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। तो 22/7 r स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर अगुने h। h कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, है ना? तो जिसके अलोंग मोड़ते हैं वही आपका परिधि हो जाता है बेस का, ठीक है। अगर आप लंबाई के अलोंग मोड़ते तो लंबाई आपका परिधि हो जाता और ये आपका हाइट हो जाता, है ना। तो यहां से आप काट कुट कर लीजिए। 2 से कट गया 11 बार में, 2 25 बार में। इकाई अंक पर 5 आ रहा है, सबका इकाई अंक 5 है। 11 का मल्टीपल होना चाहिए। आप बताइए 5 2 5 1 6 2 2 4, 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 2 2 4 नहीं है ना। 9 5 14 11 ये हो जाएगा। 11 का मल्टीपल कितना है? 1925 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। तो आज का सेट में जान था। हम लोग नेक्स्ट सेट जो है 24 नंबर सेट मंडे को करेंगे, ठीक है। कल सैटरडे है, सैटरडे संडे बंद रहेगा, मंडे को मिलते हैं फिर, ठीक है। हाँ, कल सुबह का बैच आपका 8:30 बजे से।